हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर एंड उससे पहले हम एक देखते हैं एमसीक्यू। और एमसीक्यू सीरीज में आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 56। इस क्वेश्चन को हम अच्छी तरीके से डील करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्या है। विद रेफरेंस टू ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स यू कैन से द ट्रेंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। सो पहला है हमारे पास क्वांटिटेटिव restrictions on imports by the foreign investors are prohibited, and second है हमारे पास they apply to investment measure related to trade in both goods and service। मोस्टली बोथ वाले क्वेश्चंस एक एक्सेप्शनल होते हैं, बट उसको देखेंगे अब। नेक्स्ट हमारे पास दे आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। Select the correct answer using the code given below, 1 and 2 only, 2 only, 1 3 only and 1 2 3 only। थोड़ा सा हिंदी में भी देखने की कोशिश करते हैं। व्यापार संबंधित व्यापार संबंधित निवेशकों यू कैन से दैट ट्रिम्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जैसे विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिमाणात्मक निर्बंध निषिद्ध होते हैं। ये वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों के व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होते हैं। ये विदेशी निवेशकों के नियमन से संबंधित होते हैं। और नीचे दिए गए कूट हैं 1 2 2 1 3 एंड 1 2 3। ओके, सो हियर यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो उससे पहले हम ट्रिम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, तो इजीली हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखते हैं हम ट्रिम्स क्या है। देखिए, बाकायदा बहुत कंसाइज नोट्स है। अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको इतना समझ में आ जाएगा कि सर किस लेवल का हमको प्रीलिम्स करंट करा रहे हैं। ओके, और जिससे कि हमारा जो यूपीएससी का एग्जाम्स होगा एंड पीटी 365 जब आप विजन आईएएस के पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि आपने बहुत कुछ इसमें देख रखा है पहले से। सो देखते हैं, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स यू कैन से द ट्रिम्स इज अ मेजर इज अ एग्रीमेंट स्टेबलाइज बाय दी, ये डब्ल्यूटीओ के द्वारा इसको स्टेबलाइज किया गया। ठीक है, और ये पार्ट्स है किसका, उरुग्वे राउंड्स का। ये आपको जरूर याद रखना है। और ये कंक्लूड हुआ था 1994 में। ठीक है, और ट्रिम्स की अगर हम बात करें तो ये आपका डिजाइन हुआ है, ठीक है, क्या रेगुलेट करने के लिए, कुछ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मेजरमेंट को। ठीक है, और कुछ रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड को लेकर। तो कुछ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है, कुछ रेस्ट्रिक्शन है। इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं ट्रिम्स का क्या है। इसका मेन एम जो है वो एलिमिनेट करना और मिनिमाइज करना ट्रेड डिस्टॉर्टिंग इन्वेस्टमेंट मेजर इम्पोज्ड बाय द डब्ल्यूटीओ मेंबर कंट्री। तो डब्ल्यूटीओ मेंबर कंट्री जो भी यू कैन से दैट इम्पोज करते हैं ट्रेड डिस्टॉर्टिंग इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो उसको एलिमिनेट और मिनिमाइज करने का काम करता है ट्रिम्स। स्कोप की बात करें तो ट्रिम्स प्राइमरली कवर इन्वेस्टमेंट मेजर रिलेटेड टू ट्रेड से लेके है या गुड्स से रिलेटेड लेके है। ट्रेड एंड गुड्स नॉट ए सर्विस, यहाँ पे सर्विस नहीं दिया है, देखते रहना भी आप। ठीक है, आगे है दे डू नॉट अप्लाई टू सर्विस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यही बात क्लियर है। मैं आपको बता दूं क्या होता है कि हम लोग बहुत सारा पढ़ लेते हैं। अब आप इस एमसीक्यू को देख रहे होंगे तो आपको सीधा सीधा लिखा हुआ है कि ये गुड्स से रिलेटेड है, नॉट टू अप्लाई इन अ सर्विस। क्लियर हो गया, तो आंसर तो हमें यही मिल गया। आगे देखते हैं, प्रोहिबिटेड मेजर्स की बात करें तो ट्रिम्स प्रोहिबिट सर्टेन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट मेजर्स दैट कैन रेस्ट्रिक्ट ट्रेड को लेके है, सच ए लोकल लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट को लेके है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट को लेके है एंड ट्रेड बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट को लेके है। तो इस पे क्या होता है, इस पे यू कैन से दैट ट्रिम्स प्रोहिबिट करता है कुछ टाइप के इन्वेस्टमेंट को लेके। नॉन डिस्क्रिमिनेशन की भी बात करता है। ट्रिम्स रिक्वायर दैट एनी मेजर अफेक्टिंग ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मस्ट। क्लियर कट है, तो यहाँ पे आंसर तो आपको यही मिल गया कि भाई क्या आंसर होगा। सो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि ये आपका ट्रिम जो है किस चीज़ को लेकर प्रोहिबिट करेगा और ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट अप्लाई होते हैं। ठीक है, कोई सीधी सी बात है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो मेंबर कंट्री रिक्वायर्ड टू नोटिफाई द डब्ल्यूटीओ ऑफ एनी ट्रिम्स they maintain and provide information on their implementations to ensure transparency। क्लियर कट है कि भाई ट्रांसपेरेंसी भी रखी जाएगी इसमें। ठीक है, और इसके कुछ एक्सेप्शन है, बट हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन करने का तरीका था वो थोड़ा सा हम देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे दिया है क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट्स बाय द फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड। क्लियर कट है,
नेक्स्ट हमारे पास दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मीजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विस। नॉट, ये सर्विस में नहीं होता ट्रेड्स, किस में, ओनली ये गुड्स। ओके, तो ये वाला हमारा गलत हो गया। दूसरा आपने ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, आंसर आपके पास ये आ गया। क्लियर कट है, इजीली निकल गया आपका। इसी तरीके से आप हिंदी में भी कर सकते थे। और मैं आपको एक थोड़ी सी सजेशन नोट दूंगा। क्या होता है कि मोस्टली क्वेश्चंस अगर बोथ वाले दिए हैं तो वहाँ पर 90% जो है क्वेश्चंस गलत होने के चांस रहते हैं। ओके, सो यहाँ भी आप निकाल देंगे कि ये दोनों वस्तुओं पर, ये वस्तु एवं सेवा दोनों के व्यापार से संबंधित निवेशकों उपायों पर लागू होता है, उपायों पर लागू होता है, नॉट, इट्स ए नॉट। सो ये गया, ये गया एंड ये गया, ये आंसर हो गया। क्लियर कट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमारे पास पीसी, पीसी बोले तो प्रीलिम्स करंट, और प्रीलिम्स करंट में देखेंगे हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है। हमारे पास है आज की न्यूज़ में सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स, और इसको आप बोल सकते हैं पे फॉर सक्सेस बॉन्ड्स। अब ये न्यूज़ में आया तो देखने की कोशिश करेंगे क्या है इसमें। व्हाट ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स ये है क्या, व्हाट इज़, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं, क्या होता है कि कई बार आपको इतना ही नहीं पता होता है कि ये बॉन्ड जो आया है वो बॉन्ड किससे रिलेटेड है। और मोस्टली जब हमसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है तब हम वहाँ पे ये समझ के क्वेश्चन करते हैं कि नहीं सोशल है तो सोशल से रिलेटेड होगा ना। इसको दूसरा नाम और दिया गया है, मैं आपको बता दूँ क्या नाम है इसका, पे फॉर सक्सेस बॉन्ड्स। क्लियर है, पे फॉर सक्सेस बॉन्ड्स। क्लियर हो गया यहाँ तक। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो ये डिजाइन करता है एड्रेस क्या, सोशल एंड इन्वायरमेंट चैलेंज आएंगे, वाइल इन्वॉल्विंग प्राइवेट इन्वेस्टर हो, उसमें गवर्नमेंट एजेंसी हो एंड सर्विस प्रोवाइडर हो। क्लियर कट है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है और ये डिजाइन करता है और ये एड्रेस करता है सोशल एनवायरनमेंट चैलेंज को, चाहे उसमें प्राइवेट इन्वेस्टर इन्वॉल्व हों, गवर्नमेंट एजेंसी इन्वॉल्व हों एंड सर्विस प्रोवाइडर इन्वॉल्व हों। नेक्स्ट है हमारे पास स्टबल बर्निंग, इसको आप पराली बोलते हैं हिंदी में। सो ये एक प्रोसेस है जिसमें सिटिंग ऑन अ फायर स्टबल, और ये कब किया जाता है, लेफ्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद। लाइक जैसे उसमें आपने पैडी कर दिया था या वीट कर दिया था, इन सब के बाद आप क्या करेंगे, उसमें स्टबल बर्निंग करेंगे इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इट फॉर द अनदर सीजन। और इसको प्रिपेयर किया जाता है अनदर सीजन के लिए, किसको, जो भी खेत है हमारा उसको। ठीक है, इसमें पॉल्यूटेंट जो रिलीज होते हैं, जो पॉल्यूटेंट रिलीज होंगे स्टबल बर्निंग में, वो हमें याद रखने हैं कौन कौन से हैं। कार्बन डाइऑक्साइड्स है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स, सल्फर ऑक्साइड्स एंड आपका मीथेन्स एंड पार्टिकुलर मैटर 10 एंड पार्टिकुलर मैटर 2.5। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि स्टबल बर्निंग में कौन कौन सी आपके पॉल्यूटेंट रिलीज होते हैं। ओके, अच्छा थोड़ा सा और इसमें मैं बताने की कोशिश करूँगा कि जो नहीं होता है वो ज़रूर याद रखना है। जैसे एग्जांपल में O3 नहीं होता, ठीक है। और थोड़ा सा देख लीजिए जो कॉमन से पूछे जाते हैं, है ना, हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये होगा या नहीं होगा। आगे नेक्स्ट हमारे पास इनिशिएटिव अगेंस्ट स्टबल बर्निंग। तो स्टबल बर्निंग के अगेंस्ट कौन कौन सी इनिशिएटिव लिए गई हैं इंडिया में, उसको थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं। तो वो है हमारे पास ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, यू कैन सी दैट ग्रैप, किस कहाँ पर, एनसीआर में, ठीक है, दिल्ली एनसीआर में। और आगे हमारे पास क्रॉप डाइवर्सिफिकेशंस इज़ अ बीइंग promoted in the state of the पंजाब एंड हरियाणा। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशंस को प्रमोट किया जाता है किसमें, पंजाब एंड हरियाणा में, कि स्टबल बर्निंग ना हो। ओके, फिर हम देखते हैं हमारे पास है निकारागुआ। एक्चुअली में ये कंट्री है और उसकी बॉर्डर शेयरिंग कुछ कंट्रियाँ हैं उनको देखेंगे तो जैसे होंडुरास है, ठीक है, जो कि नॉर्थ में पड़ता है, और कोस्टरिका ये आपका पड़ेगा साउथ में। क्लियर कट हो गया यहाँ से। आगे देखते हैं, फिर हमें मिलता है पॉलीइथिलीन और ट्राईपैथलेट डिग्रेडिंग एंजाइम, यानी कि पैट 46 बोलते हैं इसे। ये है क्या, ये लाइट वेट प्लास्टिक है दैट इज़ वाइडली यूज फॉर द पैकिंग फूड बीवरेज, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स या वाटर। आपने कई बार सॉफ्ट ड्रिंक पी होगी, तो सॉफ्ट ड्रिंक में आप देखते होंगे जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो प्लास्टिक में आती है, उस प्लास्टिक को हम बोलते हैं पॉलीइथिलीन टेट्रापैथलेट डिग्रेडिंग एंजाइम, यू कैन सी दैट पैट 46। ओके, अब इसके कुछ वेरिएंट्स हैं, तो वेरिएंट्स हम देखने की कोशिश करते हैं कौन कौन से वेरिएंट हैं। जैसे MHE टेस्ट,
TSC Cut 1 and PAT S. It's a variant of the PAT 46. It's related to the soft drink and water. So आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि पैड जो है वो क्या है, तो आपको बताना है इट्स ए प्लास्टिक, नॉट ए कन्फ्यूज़न। ठीक है। और फिर आगे आ जाते हैं, फिर है हमारे पास लैंसेंट कमीशन रिपोर्ट। ये क्या है अभी, तो इसको मैं बता दूँ, ये आपका कैंसर जो वुमेन्स में होता है उसके लिए ये रिपोर्ट आई है कि लगभग 63% ऑल ओवर द अराउंड 69 मिलियन इंडियंस में अगर बात करें तो लगभग 63% वुमेन किससे पीड़ित हैं, कैंसर से पीड़ित हैं। तो उसके लिए एक रिपोर्ट आई है जिसको बोला गया लैंसेट कमीशन रिपोर्ट्स। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ये कैंसर से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, फिर है हमारे पास एंजल टैक्स। ये क्या है, एंजल शब्द आपने सुना होगा, कई बार यूज होता है। तो एंजल टैक्स है, सॉरी, ये लेवी किया जाता है कब, जब कुछ अनलिस्टेड कंपनियां होती हैं वो उस शेयर को इशू करती हैं टू दी इन्वेस्टर के लिए, किस प्राइस पर, हाई प्राइस पर, और देन इट्स फेयर मार्केट वैल्यू, और इसका जो फेयर मार्केट वैल्यू होता है उससे हायर प्राइस पर वो क्या करती हैं, शेयर इशू करती हैं। तब यू कंसिडर इसको लेवी किया जाता है, किसको, एंजल टैक्स को। क्लियर कट हो गया होगा आपको। अच्छा, आर्म फोर्स की बात करें तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखने की कोशिश वैसे भी करेंगे। तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अपस्वा 1958, ये ग्रांट स्पेशल पावर टू द आर्म फोर्स को ये क्या देता है, स्पेशल पावर देता है टू ब्रिंग बैक ऑर्डर इन डिस्टर्ब एरिया। जो भी डिस्टर्ब एरिया हैं उसमें यू कैन से दैट शांति लाने का काम करता है पसपा। और डिक्लेयर बाई द गवर्नमेंट, कोई गवर्नर भी कर सकता है, गवर्नर ऑफ द स्टेट कर सकती है। ठीक है, यू कैन सी दैट गवर्नर, नॉट ए प्रेसिडेंट। यही थोड़ी सी बात आपको याद रखनी है कि इसमें गवर्नर होगा रोल, और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी होगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, सीजी। ये तीन लोग इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, किसको, अपस्पा को। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मणिपुर गवर्नमेंट एक्सटेंड अपस्पा इन ए हिल डिस्ट्रिक्ट फॉर द 6 मंथ। तो मणिपुर गवर्नमेंट, अभी मैंने आपको बताया कि इसको डिक्लेयर कौन कर सकता है। देखिए, गवर्नर कर सकता है, दूसरा आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी का है वो कर सकता है, और तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। तो मणिपुर गवर्नमेंट, अभी सीधी सी बात है, वही बात है। तो मणिपुर गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपस्पा को 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया है। थोड़ा सा आर्टिकल देखने की कोशिश करेंगे। तो मणिपुर गवर्नमेंट इसने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, इम्पोजिशन ऑफ द आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, यू कैन से दैट अपस्पा। होल स्टेट की बात करी गई है, एक्सेप्ट जिसमें जुरिडिक्शन लगभग 19 पुलिस स्टेशन है एंड 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इम्फाल वैली में फॉर द अनदर 6 मंथ के लिए। क्लियर कट है यहाँ तक। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है। और आगे है जो डिस्टर्ब एरिया है, स्टेटस अंडर द एक्ट विल रिमेन एप्लीकेबल इन ऑल हिल डिस्ट्रिक्ट्स में। तो डिस्टर्ब एरिया तो है ही, वही सीधी सी बात है। और थोड़ा सा पहले का हिस्ट्री आपको पता होगा, मणिपुर में विवाद क्यों हुआ। तो मणिपुर में विवाद होने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि वहाँ पे क्या हुआ था, कुकी और मैती समुदाय में आपस में फाइट हो गई थी। ओके, हाउएवर फिर भी अगर हम बात करें 2022 से लेके अपस्पा हैज़ बीन ग्रेजुअली विदड्रॉन फ्रॉम द वैली डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए, आराम आराम करके वहाँ से निकल रहा था, अपस्पा नहीं लग रहा था कई जगह। ठीक है, बट विच आर डोमिनेटेड बाई दी मैती कम्युनिटी, और इसको डोमिनेट कौन कर रहा था, मैती कम्युनिटी, ड्यू टू सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द सिक्योरिटी सिचुएशंस। तो कई ऐसे सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुए सिक्योरिटी सिचुएशन को लेके। ठीक है, तो इसलिए वहाँ से ये विथड्रॉन हो रहा था। और स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो इसने नोटिफिकेशंस नोटिफिकेशन जारी किया मेंटेनिंग करने के लिए स्टेटस को, क्यों, इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम अक्टूबर 1 तक। ठीक है, इट कम्स डिस्पाइट द आर्मी डिमांड फॉर द री इम्पोजिशंस ऑफ अपस्पा इन द वैली। और यू कैन से दैट ये आर्मी की डिमांड से इसको री इम्पोज किया गया अपस्पा को इन अ वैली डिस्ट्रिक्ट्स में। और आर्गू दिया गया कि इसके अगर ये प्रेजेंट नहीं हुआ, absent होगा, तो इसके absent होने से हैम्पर हो सकती है ऑपरेशन अगेंस्ट द इंसर्जेंट ग्रुप। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा अपस्पा के बारे में देखते हैं कि किस तरीके से अपस्पा है क्या, इसको मणिपुर में एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं फिर हम। Armed Force Special Act, you can see that APASPA is a law in India that grant special power। ये मैंने अभी आपको बताया 1958 में इसको इनेक्टेड किया गया था। ओके, और इंसर्जेंट मूवमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया
लेटर एक्सटेंड टू पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद इसको एक्सटेंड किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। ये थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए। और आगे चलते हैं, फिर देखते हैं क्या है हमारे पास इसके कुछ की फीचर्स हैं। तो स्पेशल पावर की बात करें तो अपस्पा गिव्स द आर्म फोर्स, ठीक है, अथॉरिटी टू अरेस्ट। आर्म फोर्स को स्पेशल पावर मिल जाती है ना अपस्पा में, और वो क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, यूज फोर्स, एंटर एंड सर्च कर सकते हैं प्रेमिस विदाउट ए वारंट इन एरिया डिक्लेयर एज ए डिस्टर्ब बाय द गवर्नमेंट। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने उसको डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया, तो क्या होगा इसमें, तो आर्म फोर्स को पावर मिल जाती है अकॉर्डिंग टू द अपस्पा। तो वो क्या करेंगे, वो जैसे किसी भी बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, एंटर कर सकते हैं उसमें उस एरिया में जो डिस्टर्ब एरिया है, एंड सर्च कर सकते हैं। इम्यूनिटी की बात करें तो ये आपको क्लियर कट हो गया होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे अपस्पा डिक्लेयर कर दिया, ये आर्म फोर्स है, अब इसको परमिशन मिल जाती है, ये यहाँ पर कुछ भी कर सकती है, ठीक है, तो इसलिए इसका विरोध चलता रहता है आए दिन। तो इट प्रोवाइडेड लीगल इम्यूनिटी टू द आर्म फोर्स फॉर एक्शंस टेकन अंडर द एक्ट अनलेस द गवर्नमेंट ग्रांट परमिशन टू द प्रोसिक्यूट्स। डिक्लेयर कैसे किया जाता है डिस्टर्ब एरिया को, द एक्ट इज एप्लीकेबल इन एरिया डिक्लेयर एज अ डिस्टर्ब बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये मैंने आपको बताया। दिस डिक्लेयर कैन लीड टू वाइड रेंज ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशंस। सो आपको यहाँ पे एक थोड़ी सी बात समझनी होगी कि ये अगर अगर डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया है, वहां पर ही आप इम्पोज कर सकते हैं किसको, बसपा को, अदरवाइज और जगह नहीं। क्लियर कट है। चलिए आगे चलते हैं, फिर हमारे पास स्टॉप यूजिंग न्यूज़पेपर फॉर पैकिंग फूड एंड आइटम्स। आपने कई बार क्या होगा, आप मोमोज खाने गए होंगे, मोमोज एंड आपने कई बार टिक्की खाई होगी, या फिर कुछ लोग बिरयानी खाते हैं जो आपकी वेज और नॉन वेज होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक कागज़ लिया उन्होंने, प्लेट ली, और उस प्लेट पे ही उन्होंने जैसे कागज़ ये है, और उस पे उसने जो भी है चावल है गरम, उसको रख दिया, या फिर मान लीजिए आपने मोमोज खाए तो उस पे भी उसको उन्होंने गरम रख दिया। अब इससे क्या होता है, ये लोकल एरिया में ज़्यादा होता है कि भई देखो न्यूज़पेपर आपने कई बार देखा होगा, जो लोग चावल खाते हैं उसपे, तो वो उसका जो केमिकल्स है उसमें, है ना? जो केमिकल्स है वो उसमें मिल जाता है, आपका जो भी आप फूड खा रहे हैं, तो ये बहुत अंदर केमिकल चला जाता है, और वो चीज़ क्या होता है अंदर जाके बहुत हेल्थ प्रॉब्लम करती है। तो इसी के रिगार्डिंग एफएसएसआई ने अब ये नोटिफ़िकेशन जारी किया है कि भई जो आप न्यूज़पेपर यूज़ कर रहे हैं पैकिंग फूड के लिए, है ना? जो भी हॉट फूड्स है या कुछ भी है, कहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे स्टॉप करिएगा। क्लियर कट है। तो देखते हैं, कंज्यूमर एंड फूड वेंडर्स अक्रॉस द कंट्री, all over the country, have us to immediately stop using newspaper for packing, servicing and storing the food items। तो आप ना तो पैकिंग कर सकते हैं, ना सर्विंग कर सकते हैं, ना स्टोर कर सकते हैं फूड आइटम को इन अ न्यूज़पेपर। इट्स ए कंप्लीटली बैन बाय द एफएसएसआई। और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ द एफएसएसआई ऑन वेडनेसडे इशू अ डायरेक्टिव एक्सप्रेशन कंसर्न ओवर द हेल्थ हजार्डस एसोसिएटेड। ये भी मैंने आपको बताया कि हेल्थ को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, न्यूज़पेपर को रैप किया जाता है या पैकिंग फूड किए जाते हैं, और सीईओ हैं एफएसएसआई के जी कमला वर्धन राव, इन्होंने ये बोला कि आर सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क हैं, ठीक है, दिस प्रैक्टिस से, एंड मूव सीक्स टू अलर्ट कंज्यूमर्स। और इससे क्या होगा कि भाई कंज्यूमर को अलर्ट कर दिया जाए, है ना, कि भाई ये फूड वेंडर्स होते हैं, अदर स्टेक होल्डर होते हैं, ये डेंजर्स यू कैन सी दैट रोल अदा करते हैं व्हेन रैप दी न्यूज़पेपर इन अ फूड आइटम्स। क्लियर कट है। सो आप कहीं भी आप फूड खाएं, खाना खाएं, और अगर वो कागज पे दे रहा है तो यू कैन सी दैट इट्स आर्टिकल फॉर इम्पोर्टेंट, एंड आप इसको शो कर सकते हैं, भाई देखो ये तो बैन कर दिया, आप कैसे चला रहे हैं इसे। आगे देखते हैं, फिर है हमारे पास इंडियन नेवी टू अनवेल स्वावलंबन 2.0 वर्जन्स। सो इंडियन नेवी, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि स्वावलंबन 2.0 वर्जन इसको इंडियन नेवी ने अनवील किया है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ये स्वावलंबन 2.0 वर्जन किसका है, तो ये आप बता देंगे इंडियन नेवी का। क्लियर कट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये इंडियन नेवी का स्वावलंबन, ना ही आर्मी का है और ना ही अदर का है। सो देखते हैं, ये आपको पता चल गया इंडियन नेवी ने इसको रिलीज किया है सोलोमन 2.0 वर्जन को, और नेक्स्ट वीक, ठीक है, और विच विल प्रोवाइड, ये क्या प्रोवाइड करेगा, अपडेट ऑन व्हाट हैज बीन अचीव्ड सो फार एंड वे अहेड। अब तक हमने क्या प्राप्त किया और आगे क्या रास्ते हैं, ये सब हमें यू कैन से दैट प्रोवाइड कराएगा। और उसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं, ये सारी कहानी है। द नेवी हैज सरपास्ड इट्स टारगेट सेट लास्ट ईयर टू डेवलप 75 फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी इन अ पार्टनरशिप विद डोमेस्टिक, जैसे आपका एमएसएमई, यू कैन से दैट माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, एंड स्टार्टअप्स
These will unveil at the second editions of the Swavlamban seminar. क्योंकि स्वावलंबन फर्स्ट तो पहले ही आ गया था ना. And exhibitions to held October 4 and 5, 4 या 5 अक्टूबर को. You can say next week. और ये जो टेक्नोलॉजी होगी एंड प्रोडक्ट होगा will to world class standard but at a much more economical cost than they are built in India. ठीक है. सो ये टेक्नोलॉजी और यू कैन से दैट प्रोडक्ट हुआ इसको बिल्ड किया जाएगा वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड के साथ. लेकिन इसमें यू कैन से दैट इकोनॉमिकल कॉस्ट होगी जो इंडिया में बिल्ड होगी मच मोर होगी. वो डजेंट मैटर कि अगर आपका इकोनॉमिक ज़्यादा खर्चा हो रहा है बट आपका प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास लेवल की है तो डजेंट मैटर. ठीक है. अच्छा, Indian Navy has committed to developing at least 75 technology as part of the आज़ादी का अमृत महोत्सव. तो यू कैन से दैट 75 ही टेक्नोलॉजी, क्योंकि 75 साल हो गए तो 75 ही टेक्नोलॉजी यू कैन से दैट डेवलप करने की बात कर रही है इंडियन नेवी आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिसाब से. सो आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट द प्रॉमिस मेड लास्ट ईयर हैव बीन फुली मीट एंड इवन सरप्लस. ये सारी कहानी है बट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. अपने अपने लिए प्रीलिम्स के लिए हमें क्या पढ़ना है? स्वावलंबन 2.0 वर्जन. इसको इसको बस इतना याद रखना है आपको, इंडियन नेवी. बस यहीं से आपको क्वेश्चंस बनने के पूरे चांस रहेंगे. चलिए आगे देखते हैं. फिर हमारे पास एटलीस्ट 100 किल 150 इंजर्ट्स इन इराक एज फायर इन गल्फ वेडिंग हॉल्स. सो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है और 150 जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं इराक में. फायर हुआ है इन गल्फ वेडिंग हॉल्स में. तो थोड़ा सा इसमें हमें इराक की बॉर्डर शेयरिंग कंट्री पढ़नी है, बाद बाकी तो इट्स ए केस स्टडी. सो थोड़ा सा देख लेंगे. एटलीस्ट 100 पीपल्स वर किल्ड व्हेन फायर रिप्ड थ्रू ए क्राउडेड इराकी वेडिंग्स हॉल्स. जो आपकी शादीशुदा शादी होती है ना, वेडिंग हॉल्स, यू कैन से दैट. So officers said on the Wednesday promoting indoor firework as likely caused by the blast and spark panicked stamped for the 6 year. 150 कुछ नहीं है, आपको बस इसमें से ये समझना है कि कौन कौन सी बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है इराक की. तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं. देखिए, एक तो आपको टर्की मिलेगा नॉर्थ में. ठीक है. टर्की का मिलेगा आपको नॉर्थ में, तो ये आपको टर्की मिलेगा नॉर्थ में. ईरान मिलेगा आपको ईस्ट में. ईरान मिलेगा आपको ईस्ट में. क्लियर है. कुवैत आपको मिलेगा साउथ ईस्ट में. ये कुवैत मिलेगा. उसके बाद सऊदी अरेबिया मिलेगा आपको साउथ में. यहाँ आप देखेंगे ये थोड़ा सा नीचे है. वेट, ये शॉर्ट कर लेते हैं. ठीक है. और फिर मैं आपको एक बार और रिपीट करा दे रहा हूँ. सबसे पहले टर्की नॉर्थ में. ठीक. उसके बाद ईरान ईस्ट में. ठीक है. उसके बाद कुवैत साउथ ईस्ट में. ठीक है. उसके बाद सऊदी अरेबिया, ये आपको मिल जाएगा साउथ में. और उसके बाद जॉर्डन मिल जाएगा आपको साउथ वेस्ट में. ठीक है. और सीरिया मिल जाएगा आपको वेस्ट में. इट्स ए बॉर्डर शेयरिंग कंट्री ऑफ द इराक. एंड बगदाद क्या है इसकी कैपिटल से. तो आपके लिए यू कैन से दैट बॉर्डर शेयरिंग कंट्री पूछने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं. तो बॉर्डर शेयरिंग कंट्री में आपको जरूर एक बार ये मैपिंग देख लेनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ. आपका टर्की है, ईरान है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन है एंड सीरिया है. ओके. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास. नेक्स्ट है हमारे पास G20 स्क्रीन ओवर मजदूर्स देयर राइट्स. सो G20 जो स्क्रीन है वो ओवर मजदूर देयर राइट्स, उसके मजदूर के देयर यू कैन से दैट राइट्स से अबव है. सो थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि आज का आर्टिकल्स क्या कह रहा है हमारा. सितंबर 9 की बात थी. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्चुअली में ये फाइनल डिक्लेरेशन कर रहे थे G20 का. ठीक है. एंड पॉलिटिकल विन. अब वही बात है कि भाई G20 का फाइनल जो यू कैन से दैट 9 to 10 चला था आई थिंक. ठीक है. सो डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी फॉर द इंडिया के लिए कि भाई यहाँ पे हमने एक समिट्स को सक्सेसफुली करा लिया. और इसमें क्या हुआ था कि भाई अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड कर लिया गया था ना G20 मेंबरशिप. एंड अगर इसके सेंस की बात करें, अगर इसको किया गया तो ये आपका ग्लोबल साउथ को लेके बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ. और थोड़ा सा और फिर देखने की कोशिश कर सकते हैं क्या है इसमें. द जॉइंट कम्युनिके वुड नॉट बी इशू एज द रसिया यूक्रेन वार वाज ऑन गोइंग एंड डिवाइडेड इंटरेस्ट. सॉरी सॉरी सॉरी
इसमें एक तो अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी इसमें हुआ। सो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें यू कैन से दैट जैसे आपका सिंबॉलिक 100 भी किए गए, जैसे ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट लुइस इनाको लूला डी सिल्वा हू विल नाउ प्रिसाइड ओवर द G20, जो कि ब्राज़ील में अब समिट्स होगी तो उसको प्रिसाइड करेंगे ये। और इंडियन में एक चीज़ और थी अपना जो है यू कैन से दैट न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के होने के बाद भी इंडिया को अब इंडिया ना कह के भारत के नाम से रिप्रेजेंट किया जाएगा जब ब्राज़ील में समिट्स होगी। और इंडिया मिस्ड ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू प्रोटेक्ट वर्कर राइट्स को लेके है या एडवांस उनके वेलफेयर वर्कर को लेकर है ड्यूरिंग द G20 समिट्स में। तो अगर हम डिस्पाइट G20 लेबर्स यू कैन से दैट L20 भी कह सकते हैं, coalition of the G20 leaders concerned about the worker holding two meeting in India। सो ये थोड़ी सी एक अनफॉर्चुनेटली की बात है कि भाई हमने मिस कर दिया। ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी प्रोटेक्ट करने के लिए वर्कर राइट्स को लेके या उनके एडवांस वेलफेयर को लेके, इसको थोड़ा सा हमने इस तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया। एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ द कंसर्न, ये थोड़ा-सा मैटर ऐसा है कि जिसमें चिंता जताई गई कि L20 इसको हेड कर रही है भारतीय मज़दूर संघ, यू कैन सी दैट BMS, जो ट्रेड यूनियन एफिलिएटेड है विद द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी से, है ना? इन शॉर्ट में अगर हम कहें तो L20 वाज़ पॉलिटिसाइज्ड इंडियन चॉइस ऑफ द BMS, यू कैन से दैट भारतीय मज़दूर संघ हैड ए इरेक्ट द इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशंस, ITUC, ठीक है? अच्छा, और थोड़ा-सा देखते हैं इसमें क्या था, तो इंडिया ने यही अपॉर्च्युनिटी को मिस कर दिया था दिल्ली समिट्स में कि भई प्रोटेक्ट करने की बात थी वर्कर के राइट को लेके या उनके वेलफेयर को इंश्योर करने की बात थी, तो उसी के रिगार्डिंग ये वाला आर्टिकल्स है। एंड एक्सप्लॉयटेशंस लेबर सिस्टम की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट हैव टेकन द अपॉर्च्युनिटी, ये इंडियन गवर्नमेंट ने एक यू कैन से दैट अपॉर्च्युनिटी है एड्रेस करने के लिए जो सीरियस इशू हैं, वर्कर ऑफ इंडिया फेस कर रहे हैं, ठीक है? यू कैन से दैट जो भी वर्कर हैं इंडिया में वो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जिनको फेस कर रहे हैं। जैसे आपका फ़ोर्स लेबर है या फिर आपका मॉडर्न डे स्लेवरी है या फिर आपका काफ़िला सिस्टम है या फिर आपका अरब गल्फ वे है, जहाँ पे कुछ 9 मिलियन इंडियंस हैं वर्किंग अंडर द एक्सप्लॉइटिंग वर्किंग कंडीशंस। सो मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ, जैसे फ़ोर्स लेबर को लेके या मॉडर्न डे स्लेवरी को लेके है या काफ़िला सिस्टम को लेके है या अरब गल्फ को लेके है, तो यहाँ पे क्या है कि जो भी वर्कर काम कर रहे हैं तो उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशंस होता है। तो इसका हमने ज़िक्र नहीं कर पाया G20 में। ये एक यू कैन से दैट अपॉर्च्युनिटी थी जो हमें करना चाहिए था। एंड लेबर सिस्टम जिसको यू कैन से दैट द अरब गल्फ कंट्री फॉलो एन एक्सप्लॉइटिव लेबर सिस्टम्स कॉल्ड द काफला। काफला सिस्टम आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि काफला सिस्टम क्या है। कि जो अरब गल्फ कंट्री हैं ये एक्सप्लॉइटेशंस करती हैं लेबर सिस्टम्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं काफला सिस्टम। ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है कि काफला सिस्टम क्या होता है। काफला सिस्टम ये है कि इसमें वही जो भी वर्कर हैं गल्फ कंट्री में काम कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है ना? और इसमें आपके जैसे माइग्रेंट वर्कर टू देयर एम्प्लॉयी, ये सिस्टम्स इट डिफिकल्टी फॉर माइग्रेंट वर्कर टू लीव देयर जॉब्स और चेंज एम्प्लॉयी एंड इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ फोर्स लेबर्स एंड मॉडर्न डे स्लेवरी, ठीक है? तो इस आर्टिकल्स में मेन थीम तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या थीम है इस आर्टिकल्स का, कि भाई ये अपॉर्चुनिटी थी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को लेके या फिर हमारा एक और चीज़ थी, यू कैन से दैट अफ्रीकन यूनियन भी सबमिट कर लिया गया। बट इसमें थोड़ा-सा लेबर के बारे में भी कहा जा सकता था और इसको इग्नोर थोड़ा-सा किया गया एंड द इंडियन गवर्नमेंट मिस्ड अ चांस टू मेक अ रियल डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ द वर्कर। ओके। अच्छा, थोड़ा-सा और डेटा देखने की हम कोशिश करते हैं। जैसे देखते हैं हम सऊदी अरेबिया जिसमें लगभग 2.5 मिलियन इंडियन वर्कर हैं और परमानेंट मेंबर हैं G20 एक्चुअली में सऊदी अरेबिया एंड ओमान एंड UAE की बात करें तो यहाँ पे लगभग 8 लाख एंड 3.5 मिलियन इंडियन वर्कर हैं। यू कैन से दैट ये थोड़ी-सी 2 डेटा हैं। ओमान में है लगभग 8 लाख, सॉरी, ओमान में आपका लगभग वेट, हाँ, लगभग 8 लाख वर्क इंडियन वर्कर हैं और यूएई में लगभग आपका 3.5 मिलियन इंडियन वर्कर हैं, ठीक है? और इंडिया की बात करें तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट माइग्रेंट सेंडिंग कंट्री है विद एस्टीमेट लगभग 13 मिलियन वर्कर अब्रॉड्स, लगभग 13 मिलियन वर्कर हैं जो विदेश में हैं। अगर हम एस्टीमेट की बात करें तो 9 मिलियंस आर वर्किंग एक्सप्लॉइटेटिव कंडीशंस इन द अरब गल्फ।
अब देखिए यही बात है जिसको काफिला सिस्टम कहते हैं। तो आप थोड़ा सा देखने की कोशिश कर रहे हैं कि लगभग 9 मिलियन, लगभग 30 मिलियन तो आपका कंट्री से बाहर ही हैं, और उनमें से 9 मिलियन जो हैं आपके वर्क कर रहे हैं, बट एक्सप्लोइटिव कंडीशंस में वर्क कर रहे हैं। और थोड़ा सा और देखते हैं कि जो एक्सप्लोइटेशन ऑफ इंडियन वर्कर हैं, ये लिमिटेड इसमें गल्फ, नॉट ए लिमिटेड टू दी अरब गल्फ में, ये आपका यू कैन से दैट वर्कर इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्री, जैसे इंक्लूडिंग टेक्सटाइल और ब्रिक लाइंस, श्रिम्प फार्मिंग, कॉपर मैन्युफैक्चरिंग, स्टोन कटिंग, प्लांटेशंस, फिश फोर्स लेबर्स एंड मॉडर्न डे स्लेवरी। तो ये आपके इंडिया में खुद ही हैं इस हालत में, ऐसी बात नहीं है कि गल्फ में है, नहीं इंडिया में भी है ना। तो इंडिया में कई जगह आपने देखा होगा जो टेक्सटाइल वाले वर्क होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड होता है ना, फोर्स लेबर पे। और अगर हम वाक फ्री फाउंडेशन की बात करें तो इसने एस्टिमेट किया है लगभग 27 मिलियन पीपल हैं वो फंसे हुए हैं मॉडर्न डे स्लेवरी में, है ना। G20 कंट्री, जो अपनी G20 कंट्री थी, G20 में आपको पता ही होगा G20 कंट्री है, वो मैंने आपको बता दिया। और इनमें से लगभग 27 मिलियन पीपल हैं जो यू कैन से दैट फंसे हुए हैं किसमें, मॉडर्न डे स्लेवरी में। और इसको बाक फ्री फाउंडेशन ने जारी किया, जिसमें 11 मिलियन जो हैं वो कौन है, इंडियन है। अब आप देख रहे हैं 27 मिलियन फंसे हुए हैं, उनमें से 11 मिलियन तो आपके इंडियन ही हैं, 11 मिलियन, ठीक है। और कहीं को इनमें से प्रेज़ किया था है विद द टर्म फोर्स्ड लेबर या मॉडर्न स्लेवरी को लेके। और अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी यू कैन से दैट आईएलओ की बात करें या फोर्स या कंपल्सरी लेबर की बात करें, तो ऑल वर्कर और सर्विस व्हिच इज एक्सटेड फ्रॉम एनी पर्सन्स अंडर द थ्रेट ऑफ द पेनल्टी एंड फॉर व्हिच द पर्सन हैज नॉट ऑफर्ड हिमसेल्फ हरसेल्फ वॉलंटरी। अगर हम नोट की बात करें तो इंडिया हैज साइंड रेटिफाई द आईएलओ फोर्स लेबर कन्वेंशन नोन एज द C29। सो इंडिया ने ऐसी बात नहीं है साइन कर रखा है इस पर, यू कैन से दैट आईएलओ फोर्स लेबर कन्वेंशन, जिसको हम C29 कहते हैं। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि आईएलओ फोर्स लेबर कन्वेंशन है, जिसको हम C29 कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम दूसरे वर्डों में कहने की कोशिश करें तो फोर्स लेबर डिफरेंट है फ्रॉम द सब स्टैंडर्ड और एक्सप्लोइटिव वर्किंग कंडीशन से लेके। कई इंडिकेटर हैं जिनको यूज़ किया जाता है जब यू कैन से दैट, जैसे फोर्स लेबर है, such as restrictions on the worker freedom of the movement, withholding of the wages and identity documents, and physics and sexual violence, threat and intimidation, and fraudulent debt from which worker cannot escape। बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके साथ, ठीक है। सो अब सब्जेक्ट क्या है जिसको डिस्कस नहीं किया गया, तो G20 शुड हैव डिस्कस इन्वेस्टमेंट इन जॉब्स क्रिएशंस को लेके है, कंपाइलेशंस को लेके है, प्रॉमिस करता जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट एट वर्क एंड इंश्योरिंग मिनिमम लिविंग वेजेस एंड इक्वल पेमेंट की बात एंड सोशल प्रोटेक्शंस फॉर ऑल, विद ऑफिशियल डेवलपमेंट को लेके है, उनके असिस्टेंट्स को लेके है, एस्टेब्लिश इक्वलिटी ऑफ incomes, genders, and race, and coordinations actions on the inclusive as the basis of the right based development। ओके, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको डिस्कस नहीं किया गया। अनफॉर्चुनेटली की बात करें तो ये मच हैपन हुआ, जैसे वर्कर वर्ड इनको इग्नोर किया गया, जस्ट ए ग्रीन कर्टन्स को लेके वर यूज टू स्क्रीन आउट the dwelling of the poor that were near area of G20 summits even to avoid embarrassment about the reality। और एक्चुअली में आपने देखा होगा दिल्ली में कई जगह ऐसे पर्दे टांग दिए गए जहाँ पे गरीब लोग रहते थे, है ना। तो वर्कर को तो शो ही नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें ये आपको देखना था। ओके, तो इस आर्टिकल में आप समझ गए होंगे क्या है क्या नहीं है। सो आज हम अपने इस सेशन को यहीं रोकेंगे और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आप प्लीज़ देखिए मैं जो भी लेके आ रहा हूँ ना, बहुत शॉर्ट्स नोट्स है, आप देख लेंगे 30 मिनट्स में आपको क्लियर हो जाएगा जो भी है जो, ठीक है। चलिए ओके, सो थैंक यू सो मच।